नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद मतलब कि और भी जो पॉलिटी की इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उन्हें अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और जो मंत्री परिषद है उन्हें कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। इसीलिए पहले वीडियो को देखना और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना। इसके बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं ये केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं, पर जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं भारत में? तो प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। तो भारत में वास्तविक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। और नाम मात्र के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। तो वास्तविक प्रमुख हैं प्रधानमंत्री। तो इसीलिए आज हम प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी इनकी शक्तियां हैं, कार्य हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को डिटेल में पढ़ने से पहले हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल इसमें अंतर क्या है इसे समझ लेते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद का जिक्र आगे बार बार होगा। इसीलिए हम पहले ही समझ लेते हैं कि मंत्री परिषद क्या होता है। तो मंत्री परिषद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि जो भी प्रमुख मंत्रालय होते हैं ये उनके प्रमुख होते हैं, यानी कि ये अपने अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और यह अपने विभाग संबंधी यानी कि अपने मंत्रालय संबंधी जो भी निर्णय लेते हैं वो स्वयं लेते हैं। जैसे कि जो गृह मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है, यानी कि इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। ये गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि गृह मंत्री हैं। तो जो गृह मंत्रालय का कोई भी डिसीजन होगा, निर्णय होगा, ये कौन लेगा? तो अमित शाह लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये मंत्री परिषद के टॉप लेवल के मंत्री होते हैं, ये याद रखिएगा। तो कैबिनेट मंत्री के बाद देखते हैं राज्य मंत्री। तो जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये प्रमुख जो भी मंत्रालय हैं उनके प्रमुख होते हैं ना। तो इतने बड़े मंत्रालय का जो कार्यभार है वो अकेले ये कैसे संभाल पाएंगे, इसीलिए इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। तो राज्य मंत्री नाम सुनकर ऐसा लगता है कि हर राज्य का एक मंत्री होगा, पर नहीं, राज्य मंत्री का काम सिर्फ कैबिनेट मंत्री की सहायता करना है। जैसे आप समझते हैं कि जो गृह मंत्रालय है उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अमित शाह हैं, तो उनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होगा, यानी कि जितने कैबिनेट मंत्री होंगे उनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होगा जो उनकी सहायता करेंगे। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री को नियुक्त किया जाता है। और याद रखिएगा, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, और दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। तो स्वतंत्र प्रभार का क्या मतलब है? जो ये राज्य मंत्री हैं इनके ऊपर किसका भार है? तो कैबिनेट मंत्री का भार है, पर ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के भार से स्वतंत्र हैं। तो ये राज्य मंत्री कब नियुक्त किए जाते हैं? तो जो कुछ छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं उनका कार्यभार राज्य मंत्री
स्वतंत्र प्रभार को सौंप दिया जाता है। यानी कि जहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को नियुक्त किया जाता है, इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। कुछ छोटे छोटे मंत्रालय हैं जिनकी देखरेख राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को सौंप दी जाती है, और इनकी जो शक्तियां होती हैं और जो कार्य होता है वो कैबिनेट मंत्री की भांति ही ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, और अपने जो मंत्रालय जो इनको सौंपा गया है, जो छोटा मोटा मंत्रालय, उसका ये डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कैबिनेट मंत्री का कोई कार्यभार नहीं है। याद रखिएगा, एक राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, उनके सहायक होते हैं, पर जो निर्णय है वो कैबिनेट मंत्री ही लेगा, पर उसकी सहायता करेंगे राज्य मंत्री। और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, ये खुद डिसीजन ले सकते हैं अपने मंत्रालय का। याद रखिएगा। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इसके बाद तीसरे मंत्री हैं उप मंत्री। तो उप मंत्री का क्या काम है? उप मंत्रियों का काम है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो राज्य मंत्री हैं, इनकी सहायता करना। जिस प्रकार राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, उसी प्रकार जो उप मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इनकी प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो टॉप लेवल के मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट मंत्री, उनसे नीचे आएंगे राज्य मंत्री और उनसे नीचे आएंगे उप मंत्री। तो इन्हीं को मिलाकर मंत्री परिषद बनता है। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो तो प्रधानमंत्री ही होंगे, वो इनके अध्यक्ष हैं, और बाकी ये उनके मंत्री परिषद में आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्री परिषद तो हमने देख लिया, ये मंत्रिमंडल क्या होता है? तो जो मंत्रिमंडल होता है, ये मंत्री परिषद का ही छोटा रूप है। मंत्री परिषद में हमने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों को देखा, पर इनमें से जो सबसे बड़े यानी कि टॉप लेवल के मिनिस्टर कौन से हैं, जो अपना डिसीजन यानी कि अपने विभाग का निर्णय स्वयं लेते हैं? तो ये है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री तो होंगे ही, इनको मिलाकर बनता है मंत्रिमंडल। तो ये मंत्री परिषद का ही छोटा रूप है, जिसमें प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री, जो कि प्रमुख मंत्रालय हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हो गए? अमित शाह। वित्त मंत्रालय हो गया निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्रालय। इसी प्रकार जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री को जोड़ दिया जाए तो इसको हम मंत्रिमंडल कहेंगे। आप आए दिन सुनते होंगे न्यूज़ पे कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। तो यही जो प्रमुख मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री बैठक करते हैं। तो इसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है उसको समझ लिया होगा। तो अब हम प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 74। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद के प्रधान कौन होंगे? तो हमें पता ही है कि मंत्री परिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होंगे, और इसी मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करेंगे। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 74 के बाद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री हैं, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते। जब लोकसभा का चुनाव होता है तब सभी पार्टियां अपना लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा करती हैं, फिर हम अपने यहाँ से उनमें से एक उम्मीदवार को जिताते हैं, जिसे एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। फिर वही पार्टी जिन्हें लोकसभा में बहुमत मिला होता है, उनके एमपी एक नेता को चुनते हैं। तो जो पार्टी जिसको लोकसभा में बहुमत मिला होता है, उनके एमपी जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वो अपने में से एक नेता को चुन लेते हैं, तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री बनाने के बाद जो उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। तो याद रखिएगा, लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिला होता है, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और फिर वही प्रधानमंत्री बताएंगे कि इस मंत्री को मैं अपने मंत्री परिषद में रखना चाहता हूँ। मतलब कि वो मंत्रियों की लिस्ट देंगे। तो जिन जिन मंत्रियों की वो राष्ट्रपति को लिस्ट देंगे, यानी कि उनको सलाह देंगे कि इनको मंत्री बनाया जाए,
तो राष्ट्रपति उनको मंत्री बना देंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किन को मंत्री चुनना है। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री कितने मंत्री चुनेंगे ये कहाँ पर लिखा है? 91वां संशोधन 2003 यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी ये प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो जो भी मंत्री परिषद में जो भी मंत्री प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उनकी जो संख्या होगी ये लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। या तो 15% ही होगी या उससे कम हो सकते हैं, पर उससे अधिक नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 75 के बाद है अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) में क्या कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री और सभी मंत्री हैं ये तब तक कार्य करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही ये कार्य करेंगे। तो प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रसाद पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री जो भी मंत्रिपरिषद के हैं। पर इच्छा अनुसार का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें अपने पद से हटा दें, बल्कि इसकी कुछ कानूनी सीमाएं हैं। अगर वो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना चाहते हैं तो ये तभी हो सकता है जब वो अपना बहुमत न सिद्ध कर पाए, यानी कि प्रधानमंत्री अपना बहुमत न सिद्ध कर पाए तब उन्हें हटाया जा सकता है। या जो बहुमत दल है, जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिला है, वो अपने नेता को यानी कि प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निकाल दें, तब इस केस में हटाया जा सकता है। तो ये तभी तक कार्य करेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और मैंने आपको बता दिया कि इनकी कानूनी सीमाएं हैं, कानूनी सीमाओं के बीच में ही रहकर राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। पर जो हम पढ़ते हैं कि जो लोकसभा का एक कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो 5 वर्षों तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो अधिकतम जो प्रधानमंत्री हैं वो 5 वर्षों तक एक कार्यकाल में रह सकते हैं। पर अगर वो बीच में उनको बहुमत ना मिले, यानी कि उनका अगर किसी से गठबंधन है तो वहाँ गठबंधन तोड़ दिया जाए, तो उनका बहुमत जो है अगर वो सिद्ध ना कर पाए तब भी उनको पहले ही 5 साल से पहले ही प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो 75(2) के बाद है 75(3). तो अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एक है सामूहिक रूप से, एक है व्यक्तिगत रूप से। तो जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जब पूछा जाए कि सामूहिक रूप से, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। पर अगर बात आए व्यक्तिगत रूप से, तो जो मंत्री परिषद है ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। याद रखिएगा, दोनों ही याद रखिएगा। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, पर व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी क्यों होगा? क्योंकि जो राष्ट्रपति है ये तो हमारे, आपको पता है, ये प्रमुख हैं, इन्हीं को तो ये मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही तो राष्ट्रपति काम करते हैं। तो इसीलिए जो मंत्रिपरिषद है ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर हम सामूहिक रूप से देखें तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो अनुच्छेद 75(3) के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(4). तो इसमें क्या कहा गया है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित जो भी प्रत्येक मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो हमने देखा होगा ना टीवी में, जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो किसके आगे शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के आगे। वो अपने पद की और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के आगे। ये अनुच्छेद 75(4) में कहा गया है। अगला अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 75(5). तो अभी तक हमने पहले 74 देखा, फिर 75(1), 2, 3, 4, अब हम देख रहे हैं 75(5). तो 75(5) में क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे
6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये अपनी मर्जी से मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। मतलब कि वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इनको मंत्री बनाया जाए। मान लीजिए कोई ऐसा मंत्री प्रधानमंत्री ने बनाया जो ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना कि राज्यसभा का सदस्य है, पर उसे मंत्री बनाया जा सकता है। पर याद रखिएगा, ये अनुच्छेद कहता है कि वो मंत्री तो बना दिए जाएंगे, पर उन्हें 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पाते, यानी कि जिस मंत्री को प्रधानमंत्री ने मंत्री बनाया है, वो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाते, तो उन्हें अपना वो पद छोड़ना होगा। ये याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 75(5) कहता है कि जो भी मंत्री हैं, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा इनके सदस्य हों। अगर वो नहीं है और उन्हें मंत्री बना दिया गया है, तो उन्हें 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अपना ये पद छोड़ना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 75(5) कहता है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देंगे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। मतलब कि जब भी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सूचना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो भी मंत्री परिषद के द्वारा निर्णय लिए गए हैं, कोई भी प्रशासनिक हो या विधायी मामले हो, इनकी सूचना वो राष्ट्रपति को देंगे। अगर वो राष्ट्रपति इनसे ये सूचना मांगे तब। तो ये अनुच्छेद 78 में कहा गया है। तो प्रधानमंत्री के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, ये हमने पढ़ लिए। अब हम प्रधानमंत्री संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि सीधा ही एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो पहला है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से ही मंत्री परिषद चुना था, तो किसी भी मंत्री को वो चाहे तो उसका त्यागपत्र देने के लिए राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो मंत्री परिषद है यह स्वयं ही विघटित हो जाएगा और अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री या तो इनकी मृत्यु हो जाए या ये त्यागपत्र दे दे, तो इनका जो पद है वो खाली हो जाएगा। तो इनका जो मंत्री परिषद है, वो भी जो मंत्री हैं उनके, वो भी पद पर नहीं बने रह पाएंगे। क्यों? जब इनका प्रधान, जो इनका मुखिया था, वो ही अपने पद पर नहीं है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, अब प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं है, तो जो इनके मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये मंत्री भी अपने पद पर नहीं रह पाएंगे, ये भी विघटित हो जाएंगे और कोई भी मंत्री कार्य अपने पद पर नहीं कर सकता। ये इसमें कहा गया है। तो इस केस में क्या होगा कि राष्ट्रपति लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसे बुलाएंगे और उसे कहेंगे आप अपने नेता को चुन लीजिए, उसे हम प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। तो लोकसभा में जिस भी दल का स्पष्ट बहुमत होगा, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इस केस में जैसे कि मान लीजिए एक्स पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, तो अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? जो भी एक्स पार्टी है उसे बुलाएंगे, कहेंगे आपका जो नेता था उसने तो त्यागपत्र दे दिया, अभी आपका बहुमत है, आप चाहें तो किसी अन्य नेता को चुन ले। तो अभी एक्स पार्टी का लोकसभा में बहुमत है, तब वो क्या करेंगे? किसी अन्य नेता को चुन लेंगे। तब वो जो अन्य नेता है, दूसरे वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो नए प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे तो जो पुराना मंत्री परिषद है उन्हीं मंत्रियों को चुन लें कि यही मेरा मंत्री परिषद रहेगा। अगर वो चाहें तो नया मंत्री परिषद भी चुन सकते हैं कि अब मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, नए मंत्रियों को चुनना चाहता हूँ। तो मंत्री परिषद में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये नए प्रधानमंत्री ही चुनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की ही
सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं ये नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इनके भी अध्यक्ष होते हैं। तो ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। तो ये जितने भी आयोग और परिषद हैं इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा। तो आगे है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो ये है 25 वर्ष, याद रखिएगा। वैसे तो जो हमारा संविधान है इसमें किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा ये लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य होगा तो लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो 30 वर्ष। तो 30 वर्ष और 25 वर्ष में 25 वर्ष न्यूनतम है, इसीलिए हम भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु मानते हैं वो 25 वर्ष मानते हैं। क्योंकि जो लोकसभा का सदस्य है ये भी प्रधानमंत्री बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पर जो लोकसभा की न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष है और राज्यसभा की 30 वर्ष है। तो इस केस में जो न्यूनतम होगी वो 25 वर्ष होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री है इसकी बनने की जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष है और हमारे एग्जाम में भी 25 वर्ष ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो आगे है कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो कार्यकाल था ये सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा था। कितना था? तो 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक ये अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इनका सबसे बड़ा कार्यकाल था, याद रखिएगा। आगे है कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए सबसे ज्यादा कार्यकाल था जवाहरलाल नेहरू का और सबसे कम मतलब कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये मात्र 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। उसके बाद ये दोबारा भी प्रधानमंत्री बने थे, पर याद रखिएगा 13 दिन के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन यानी कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, ये कौन थे? तो चरण सिंह। ये कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो आगे है कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो देखिए विश्वास और विश्वनाथ, तो ये देखिए थोड़ा सा मैच कर रहा है ना, विश्वास विश्व, ये भी आगे विश्व आ रहा है, तो इसे आप लिंक करके इसे याद रख सकते हैं कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, याद रखिएगा। तो आगे है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने और उसके आगे है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। तो इसे याद भी ऐसे भी आप रख सकते हैं कि देखिए इसके आगे है मोर, इंग्लिश में लिखेंगे तो MORE मोर। मोर का मतलब क्या होता है? अधिक या ज्यादा। तो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। तो इसे आप लिंक कर सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। और सबसे कम की बात करें तो वो थे राजीव गांधी। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे हमारे भारत के, दोनों ही याद रखिएगा। तो उसके बाद है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी मोरारजी ही देसाई थे, यानी कि सबसे अधिक उम्र और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। आगे है कि भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के ही दौरान हो गई, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री के पद पर थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन है? पहले हैं जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन तीनों की मृत्यु अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते ही हो गई थी। और याद रखिएगा जो इंदिरा गांधी थी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो ये कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। थ्योरी सेक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
हमने पढ़ा था राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री बताइए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं? तो ये हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने नहीं जाते। राष्ट्रपति केवल इन्हें नियुक्त करता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? तो हमने पढ़ा था कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का था। ये प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक इनका कार्यकाल था भारत में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो वही जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, कौन? मोरारजी देसाई। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो अगला प्रश्न है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो हमने पढ़ा था कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए? तो 3। कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी अपने पद पर ही रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। तो अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो राजीव गांधी। और अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो सबसे अधिक उम्र वाले हमने ट्रिक से भी पढ़ा था, मोर यानी कि अधिक, तो मोरारजी देसाई ये सबसे अधिक उम्र में। और अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? तो कौन है? तो ये तो आपको याद होगा, आसानी है। तो नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी। ये भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कितनी ही बार। इसकी कोई सीमा नहीं है कि भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जब तक उसे बहुमत मिलता रहेगा वो प्रधानमंत्री बनता रहेगा, यानी कि कितनी ही बार इसका आंसर होगा, कोई सीमा नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो बताइए कौन से दल का नेता होना चाहिए जिसे प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो हमने पढ़ा था लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो उच्च सदन या निम्न सदन, लोकसभा किसे कहते हैं? तो निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। ये मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। तो निम्न सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। हमने पीछे पढ़ा था ना, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, तो इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही इनका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।